हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम जेक्यू है और वो टिपिकल अमीरजादा है जो पार्टीज, क्लबिंग, फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं करता क्योंकि वो बहुत अमीर है। मूवी की शुरुआत में एन1 किसी को ढूंढते हुए एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है। एन1 हमारी स्टोरी की हीरोइन है। एन1 जेक्यू को देखती है। जेक्यू उससे बोलता है, ये एक 5 स्टार होटल है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता, किसी सस्ते से होटल में जाओ, और उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एन1 को इस बात से बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में एन1 वॉशरूम में एक पेंटिंग देखती है और बाहर आती है। जेक्यू उसे देखकर बोलता है, तुम अभी तक गई नहीं? एन1 बोलती है, तुम्हारे होटल के लेडीज वॉशरूम में एक पेंटिंग है, उसे सही दीवार पर लगाओ, और उसे पैसे देते हुए बोलती है, ये रही तुम्हारी टिप। जेक्यू एन1 की इस बात से बहुत शॉक होता है। नेक्स्ट सीन में एन1 एक लेडीज के पास जाती है। वो लेडीज एन1 को देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरे बेटे ने फिर तुम्हारे साथ कुछ किया है? मैंने उससे कितनी बार कहा है कि प्रोटेक्शन यूज किया करे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। एन1 को इस बात से बहुत हर्ट होता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लॉयर जेक्यू को वसीयत पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा है कि जेक्यू को किसी छोटे गांव के कॉलेज में जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी उसे ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी का 0.1% का हिस्सा ही मिलेगा और बाकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। जेक्यू ये सुनकर बोलता है, तुम ये सब भूल जाओ और मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। लॉयर बोलता है, तुम मुझे काम से नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम्हें ये अथॉरिटी नहीं है। जेक्यू परेशान होकर अपने ग्रैंडफादर की फोटो के सामने बोलता है, क्यों कर रहे हो आप ये? ठीक है, मैं ये ग्रेजुएशन करके दिखाऊंगा, फिर देखना मैं आपके पैसे का कैसे यूज करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जेक्यू सब कुछ छोड़कर बस से ट्रेवल करके गांव पहुंचता है और जिस घर में वो रहने वाला था उस घर को देखने लगता है जहां उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जो उसके बचपन की है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू एक स्टोर में जाता है और बिल कराते टाइम देखता है कि वहाँ एन1 काम करती है। एन1 बोलती है, तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा, तुम कैश में पेमेंट क्यों नहीं कर देते? जेक्यू उसे मुंह बनाकर पैसे दे देता है। रात को जेक्यू सोने की कोशिश करता है पर वहाँ शोर होने की वजह से उसे नींद नहीं आती और मेंढक भी उसे परेशान करते हैं क्योंकि उसे लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जेक्यू स्कूल जाता है ये सोचकर कि प्रिंसिपल उसे पहले ही दिन से निकाल देगा। वो अपने प्रिंसिपल और टीचर से मिलता है और क्लास में जाकर उसे पता चलता है कि एन1 भी उसी क्लास में है। वो क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लड़के को बाहर बुलाता है और उसे पीटता है ताकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। बट म्यूनसुक के फादर जेक्यू को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं। म्यूनसुक वही लड़का है जिसे जेक्यू ने पीटा था। जेक्यू करना कुछ और चाहता था और होता कुछ और है। जेक्यू रात को वहाँ से डरते हुए वापस आ रहा होता है, तभी वहाँ एन1 मिल जाती है और जेक्यू को रास्ते में एन1 का साथ मिल जाता है। रास्ते में एन1 एक फूल अपने बालों में लगाकर पूछती है, सुंदर है ना? जेक्यू बोलता है, तुम पागल हो? इस बात पर एन1 बोलती है, नहीं, मैं बीमार हूँ, और उसकी टॉर्च उठाकर जंगल में फेंक देती है और वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी क्लास में ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए बातें कर रहे होते हैं। जेक्यू क्लास में आता है और बोलता है, मैं ये नहीं करूँगा, और प्रिंसिपल को पैसे देकर बोलता है, आप मुझे ग्रेजुएशन करा दो, अब मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। एक टीचर किसी को सुधार कर अच्छा इंसान बनाता है और वो ये काम पैसों के लिए नहीं करता। तुम शॉर्टकट लेना चाहते हो पर तुम्हें पढ़ाई वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे बाकी सब कर रहे हैं। जेक्यू वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि प्रिंसिपल जेक्यू के ग्रैंडफादर के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए वो जेक्यू को बदलना चाहते हैं। जेक्यू क्लास बंक करके बारिश में एक स्टोर के सामने बैठा होता है, तभी उसे वहाँ से 2 लड़कियाँ जाते हुए दिखती हैं। वो उनका पीछा करते हुए एक अनाथ आश्रम के बाहर पहुँच जाता है और एक मदर और उसकी बेटी को देखकर उसे अपनी मदर की याद आ जाती है और वो उस अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है। ये अनाथ आश्रम जेक्यू की फैमिली का ही घर होता है और वहाँ जाकर उसे अपनी फैमिली की यादें दिखाई देने लगती हैं और वो एक्सीडेंट भी जिसमें उसने अपने मदर फादर को खो दिया था। वो ये सब देखकर वहाँ से भागते हुए बाहर आता है और ट्रोमा में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एन1 जेक्यू को देखने उसके घर आती है। क्या तुम किसी को मिस कर रहे हो? जेक्यू बोलता है, मदर, और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एन1 जेक्यू की देखभाल करती है और उसके लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ जेक्यू आकर उसे देख रहा होता है। एन1 पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जेक्यू बोलता है, खाना बनाते हुए मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में ड्रामा की रिहर्सल चल रही होती है जहाँ जेक्यू अपने पैर पर पट्टी बांधकर आता है और बोलता है, अब मैं ये नहीं कर सकता। एन1 गुस्से में बोलती है, तुम बहुत सेल्फिश हो, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सीने में दर्द होता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जेक्यू उनको लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है पर बाद में वो भागकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर एन1 को एडमिट होने के लिए बोलते हैं। एन1 बोलती है, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती, और डॉक्टर के जाने के बाद वो सोचती है, पहली बर्फ गिरने तक मुझे जीने दो।
एनवान के सभी दोस्त उससे हॉस्पिटल मिलने आते हैं पर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, तो वो सभी जेक्यू के साथ ड्रामा की शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ दो लोग जेक्यू से कपड़े लेने के लिए जिद करते हैं। तो जेक्यू उनका बिल पे कर देता है। सभी बहुत खुश होते हैं। जेक्यू आते हुए सोचता है ये कैसा गांव है जहाँ लोग इतने कम पैसे में खुश हो जाते हैं, और एनवान के लिए ग्लव्स लेता है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू एनवान से मिलकर उसे ग्लव्स देता है। एनवान खुश होकर वहाँ से जा रही होती है तो जेक्यू पीछे से बोलता है तुम काम छोड़ दो, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम बीमार हो। पर एनवान ग्लव्स मिलने से खुश होती है क्योंकि वो जेक्यू ने दिए होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी खेत में काम कर रहे होते हैं पर जेक्यू बैठकर सब्जियां खा रहा होता है, तो एनवान उस पर चिल्लाती है। जेक्यू उठकर वहां से दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। शाम को सभी को पेमेंट मिलती है तो एनवान जेक्यू के हाथ से पैसे लेकर बोलती है ये पैसे तुम्हारे लिए ज्यादा हैं क्योंकि तुमने कुछ काम नहीं किया। जेक्यू बोलता है मेरा नाम जेक्यू है और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। एनवान बोलती है फिलहाल तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम अभी कुछ नहीं हो, और बाकी सब एनवान को पैसे देते हैं। सभी घर वापस आते हैं। एनवान को अनाथ आश्रम में जाता देख जेक्यू पूछता है घर नहीं जाना तुम्हें? एनवान बोलती है मैं यहीं रहती हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, ये देखकर तुम मुझ पर तरस मत खाना। जेक्यू बोलता है मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में एनवान फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जेक्यू उससे मिलने के लिए वहाँ पर हंगामा कर देता है। जेक्यू डॉक्टर को बताता है मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने अभी तक उसे ये बात बताई नहीं है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि एनवान को दिल की बीमारी है और वो कोई भी खुशी सरप्राइज बर्दाश्त नहीं कर सकती और प्यार तो उसे मार ही देगा। जेक्यू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बकवास है, और एनवान के साथ रहने के लिए वहाँ एडमिट हो जाता है, जहाँ एनवान पूछती है तुम्हें पता चला कि मुझे क्या हुआ है? जेक्यू उससे झूठ बोलते हुए बोलता है तुम्हें अनीमिया हुआ है, अच्छे से खाना खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। जेक्यू को सब पता होता है, वो फिर भी उससे झूठ बोलता है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, आप उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दीजिए, मैं उसके लिए आपको पे कर दूंगा। डॉक्टर बोलते हैं पर अब बहुत देर हो चुकी है। जेक्यू बोलता है वो अभी सिर्फ 19 साल की है, और डॉक्टर से एनवान को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। सुबह उठने पर जेक्यू को एनवान उसके बेड पर दिखाई नहीं देती। वो उसी लेडीज से मिलने गई होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो लेडीज एनवान को देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और बहुत भला बुरा सुनाने लगती है। एनवान रोते हुए बोलती है इतने सालों बाद मैं तुम्हें पहचान पाई हूँ पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं मरने वाली हूँ तो आखिरी बार तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि आपने मुझे सालों पहले ही फेंक दिया था। ये सुनकर वो लेडीज रोने लगती है क्योंकि वो एनवान की मदर होती है और 19 साल पहले उन्होंने एनवान को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। एनवान वहाँ से दुखी होकर वापस आ रही होती है, तभी जेक्यू उसे रास्ते में मिलकर बोलता है तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? एनवान उसे बताती है जिस जमीन पर अनाथ आश्रम है उसका मालिक उसे खाली करवाना चाहता है और काम करके मैं ऐसा घर खरीदना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी विंडोज हों। नेक्स्ट सीन में जेक्यू लॉयर के पास जाकर पूछता है तुम वो अनाथ आश्रम खाली क्यों करवाना चाहते हो? लॉयर बोलता है तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में अभी 5 महीने बाकी हैं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो अपने हिस्से का 0.1% का हिस्सा लेकर वो जमीन खरीद लो। नेक्स्ट सीन में एनवान अनाथ आश्रम के केयरटेकर को अपनी बात शेयर करते हुए बोलती है मैं जेक्यू को पसंद करती हूँ, उसके साथ रहना भी चाहती हूँ, पर आखिर में उसे ये सब बहुत दर्द देगा, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बता सकती, और उसके गले लगकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू डॉक्टर को पैसे देकर बोलता है मुझे एनवान की दवाइयाँ दे दो, मैं एनवान का अच्छे से ध्यान रखूंगा जब तक वो जिंदा है। नेक्स्ट सीन में एनवान जेक्यू का वेट कर रही होती है और वहाँ रहने आई थी, पर जेक्यू उससे बहुत गुस्से में बात करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर एनवान के वहाँ से न जाने पर जेक्यू वहाँ से चला जाता है और भागकर दूर आकर रोता है क्योंकि वो एनवान के सामने नहीं रो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जेक्यू अपने लॉयर को कॉल करके बोलता है मुझे मेरा 0.1% दे दो, मैं अपना बाकी का हिस्सा छोड़ दूंगा क्योंकि जेक्यू के लिए अभी एनवान ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू रिहर्सल में आता है और 2 बच्चों का एक सीन देखता है जिसमें लड़की बोलती है तुम कहीं मत जाओ। जेक्यू पूछता है इसे किसने लिखा है? एनवान का नाम सुनकर वो बाहर आता है और अपनी बचपन की बात को याद करता है कि उसने एनवान से प्रॉमिस किया था कि मैं 10 नाइट्स के बाद वापस आ जाऊंगा, और एनवान को ढूंढने लगता है। जेक्यू एनवान से मिलकर बोलता है मुझे सब याद आ गया है, मैंने तुम्हें 10 नाइट्स के बाद आने का वादा किया था, बट तभी एक्सीडेंट में मैंने अपने मदर फादर को खो दिया था और ट्रॉमा की वजह से मैं तुम्हें और इस गाँव को भूल गया था।
हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्या हम एक साथ रहकर इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश नहीं कर सकते? मुझे आने में देर हो गई है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एनवान भी इस बात को सुनकर मान जाती है और दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। जितना भी टाइम एनवान के पास बचा था, जेक्यू उसे खुश रखने की कोशिश करने लगता है और हर पल को उसके साथ जीता है। वो दोनों घूमने जाते हैं। जेक्यू उससे पूछता है, जब तुम मुझे होटल में मिली थी तब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे अपने बारे में? एनवान बोलती है, मैं तुम्हें क्या बताती कि मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें आखिरी बार गुड बाय बोलने आई हूँ। नेक्स्ट सीन में एनवान को फिर से सीने में दर्द होता है और वो वॉशरूम में डोर लॉक करके बैठ जाती है क्योंकि वो अपना दर्द जेक्यू के सामने नहीं दिखाना चाहती। जेक्यू बाहर से बोलता है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे कंधे पर सर रखकर रो सकती हो, डोर ओपन करो, नहीं तो मैं डोर तोड़ दूंगा। और अंदर आ जाता है और एनवान को रोते हुए देखकर उसके दर्द में उसके साथ बैठा होता है और सोचता है, मेरे पास इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जेक्यू एनवान के लिए केक लेकर आता है और बोलता है, मैं तुम्हारे बर्थडे तक का वेट नहीं कर सकता, और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और उसे एक बॉटल देता है जिसमें बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं और बोलता है, रोज एक ही लेना, ज्यादा लेने से ओवरडोज हो जाएगा। एनवान वहाँ से रूम में आकर रोने लगती है और उन कैप्सूल्स को ओपन करके सारे मैसेज पढ़ने लगती है। जो जेक्यू ने उसके साथ वक्त बिताया था वो मैसेज उसी से रिलेटेड होते हैं। जेक्यू उसे रोता हुआ देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था ओवरडोज मत लेना, डेली एक ही लेना था। एनवान रोते हुए सोचती है कि अगर मैं मर जाती तो ये सारे मैसेज नहीं पढ़ पाती। जेक्यू उसे संभालता है। नेक्स्ट सीन में शो शुरू होता है जहाँ एनवान भी परफॉर्म कर रही होती है, पर बीच में ही उसकी तबीयत खराब होती है। जेक्यू बोलता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो शो मत करो। एनवान बोलती है, नहीं, पर मुझे ये शो करना है, और शो कंप्लीट करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं। जेक्यू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट है। एनवान बोलती है, बुद्धू, तुमने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, अभी मुझे सिर्फ सोना है 3 मिनट के लिए, और उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जेक्यू बोलता है, सिर्फ 3 मिनट के लिए ही सोना। एनवान उसके बाद कभी नहीं उठती क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में जेक्यू फंक्शन में बैठा होता है और उसके बराबर में एक चेयर पर एक बुके रखा होता है। सभी फंक्शन खत्म होने के बाद चले जाते हैं, पर जेक्यू एनवान की यादों में वहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में लॉयर आकर जेक्यू से बोलता है, अब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, क्योंकि वसीयत में ग्रैंडफादर ने ये भी लिखा था कि जिस दिन तुम दौलत को छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंट समझने लगोगे तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। पर जेक्यू को अब उस प्रॉपर्टी से कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए वो एवान के लिए घर बनवा रहा होता है और सोचता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनवा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी विंडोज होंगी, क्योंकि तुम ऐसा ही घर चाहती थी। और सैड होता है। यहीं पे हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।